एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी बात में यहाँ पर करनी है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए किसी एक ब्लॉक को आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक ब्लॉक है बेटा, और इस ब्लॉक को यहाँ पर रखने के बाद आपको एक नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है, क्योंकि ब्लॉक का कांटेक्ट हो जाता है जिस भी सरफेस पर आपने इसको रखा हुआ है, तो वो सरफेस उसको पुश करने लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाता है। अब अगर मान लीजिए आपने इस ब्लॉक को पुल करना शुरू कर दिया कुछ एक फोर्स F से, तो यहाँ पर एक फ्रिक्शन की भी टेंडेंसी आ जाती है, एक फ्रिक्शन भी आ जाता है बेटा। और आपने ये भी पढ़ा है कि ये फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है until the block start moving, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव, ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, तो इन दैट केस ये फ्रिक्शन कौन सा होगा बेटा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, राइट। मैक्सिमम फ्रिक्शन व्हिच कैन एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, ये तब आता है बेटा जब हमारा ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है, मूव नहीं कर रहा है लेकिन इससे ज्यादा फोर्स आपने लगा तो मूव कर जाएगा। सो इन दिस केस the resultant of this frictional force and this normal reaction, frictional force और normal reaction का एक resultant आता है बेटा, जो कि हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करके यहाँ पर R से, ठीक। तो R is the resultant of frictional force and the normal reaction। तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बट इतना ध्यान रहे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो आप यहां पर लिखोगे द एंगल मेड बाय लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन made by the resultant of limiting friction and normal reaction with the normal reaction is known as angle of friction। इसको हम बोलते हैं क्या बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर टेंडेंसी आ जाएगी मूव करने की और ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला होगा, इन दैट केस देयर विल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन and the resultant of limiting friction and the normal reaction is going to make some angle with the vertical direction from angle with the normal reaction, and that angle is known as frictional angle of friction, ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे F लिमिटिंग की जो वैल्यू आती है ये म्यू टाइम्स ऑफ m के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं, सो यू कैन राइट डाउन tan थीटा इज इक्वल्स तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है फ्रिक्शन और बेस क्या है बेटा, नॉर्मल है, तो परपेंडिकुलर हो गया फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। आप लिखेंगे म्यू n अपॉन n, n से n कैंसिल कितना है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है बेटा, बेसिक कंसेप्ट इसका आता है कि the angle made by the resultant of the limiting friction and the normal reaction with the normal reaction is known as the angle of friction। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सर जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो तब नॉर्मल और रिजल्टेंट के बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, नहीं बेटा। अगर आप ऐसा बोलोगे कि जब वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उस टाइम पर स्टैटिक फ्रिक्शन का और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आता है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, तो वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन वेरिएबल हो जाएगा। और एक सिचुएशन तो आप ऐसी बताओगे कि वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया, राइट। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, आपने फोर्स नहीं लगाया, फ्रिक्शन आएगा नहीं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि ये पूरा सॉरी 0 डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा वर्टिकल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, आप किसी भी रफ सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रख रहे हैं तो उस रफ सरफेस पर उस ऑब्जेक्ट के लिए एक एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा होता है, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वहां पर हमेशा होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अगर डिफाइन करना है तो यू हैव टू कंसीडर द लिमिटिंग फ्रिक्शन नॉट द स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज़ स्टैटिक फ्रिक्शन वेरी करता रहता है।
ठीक है। अगर ऐसी बात हो जाएगी तो फिर तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन वेरी करने लगेगा, वो बिटवीन द 0 डिग्री एंड द 90 डिग्री ऐसे करके कुछ वो वेरी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं होता बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पर आपने बोला गया ना, फाइनल जो आपका आंसर आता है, कभी भी आपका जो फाइनल आंसर आता है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू आता है, तो क्या म्यू की वैल्यू बदलती है क्या बेटा? कभी ऐसा सुना है कि म्यू की वैल्यू वेरी करती है? ऐसा नहीं होता ना, म्यू की वैल्यू वेरी नहीं करती है। और जब म्यू की वैल्यू वेरी नहीं करेगी तो मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट है, और अगर ये कांस्टेंट है और आपने यहाँ पर लिखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का रिजल्ट है, फिर तो यार स्टैटिक फ्रिक्शन तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 3 न्यूटन, ये इंक्रीज करता रहेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन तक, तब तो वेरिएबल आ जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट डेफिनेशन जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, वो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हालांकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। आप अपनी डेफिनेशन ये लिख सकते हो कि द स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह आप लिख सकते हो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है बेटा? ओके। तो कभी भी आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो आप बताओगे लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसे एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, और व्हेनेवर दिस एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूव। अगर ये एंगल इंक्रीज कर गया और आपने क्या किया, इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। ठीक, तो ये मतलब होता है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का छोटा सा कंसेप्ट था, आप सबको ये बातें पता थी? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? क्लियर बेटा, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में कोई डाउट? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चलो, अब क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन रेज किया तो मैं इस पे एक एग्जांपल जरूर लूंगा जिससे कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं बेटा जिसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन का थोड़ा बहुत यूज होगा। मान लीजिए वी हैव अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है बेटा जिसका मास है स्मॉल m, और इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया F फोर्स एट एन एंगल थीटा। आपने फोर्स कितने एंगल पर लगाया बेटा? थीटा एंगल पर। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, म्यू एस। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट, मतलब ये तो हमेशा क्या होता है बेटा, फिक्स होता है ना, ये केवल किसके लिए रिस्पांसिबल होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए। तो म्यू एस आपको गिवन है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो फोर्स आपने लगाया है थीटा एंगल पर, इसी फोर्स की हेल्प से आपको अपने इस ब्लॉक को मूव कराना है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ रिपल्स। नहीं बेटा, ये एंगल ऑफ रिपल्स नहीं होता है, बस न्यूमेरिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपल्स के इक्वल होता है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट आल्सो आफ्टर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो बेटा, ये हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, आपने एक फोर्स लगाया थीटा एंगल पर, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको गिवन है, और आपको अपनी इस फोर्स की हेल्प से इस ब्लॉक को मूव कराना है। यू हैव टू प्रोवाइड द मोशन टू दिस ब्लॉक। तो आपसे पूछा गया है व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, आपको ये बताना है। सबसे पहले मैं मिनिमम वैल्यू, मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी ना, आपको सबसे पहले ये बताना है एट व्हाट एंगल, at what angle should force F be applied so that block just start to move, कितने एंगल पर आपको इस फोर्स को अप्लाई करना है जिससे कि ब्लॉक जो है बेटा वो जस्ट स्टार्ट करके मूव करने के लिए। ठीक है, और आपको ये याद रखना है मूव, इसी में कंडीशन लगा देता हूं, इफ F has its minimum magnitude। ठीक है बेटा, मिनिमम मैग्नीट्यूड,
क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन का जो मोरल ऑफ द स्टोरी बनेगा वो ये है कि इस ब्लॉक पे आपको एक फोर्स लगाना है और आपको कोशिश करना कि कम से कम फोर्स लगाऊं, तो कितने एंगल पर लगा दूं कि ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए। कम से कम फोर्स लगाऊं तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर लगा दूं कि ब्लॉक मूव कर जाए। सर व्हाट इज म्यू एस? बेटा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन दीस टर्म्स, एम म्यू एस एंड थीटा एफ वगैरह वगैरह, है ना? आपको अपने आंसर को इसी के टर्म में निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? एक ब्लॉक को आपको पुल करना है तो मिनिमम आपको आपको अपना फोर्स कम से कम लगाना है, तो कितने एंगल पर लगाओ जिससे कि वो मूव कर जाए। चलिए मुझे बताना पड़ेगा। देखो बेटा इसको कैसे करते हैं, क्योंकि आपसे बोला गया कि ब्लॉक को जस्ट स्टार्ट कराना है, मूव कराना है, स्टार्ट करना है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा एफ कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन, एक आएगा एफ साइन थीटा इन दिस डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ इन द टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, जब मुझे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू थीटा के टर्म में मिल जाएगा, तब हम देखेंगे कि किस एंगल के लिए हमारा फोर्स जो है वो मिनिमम होगा। अच्छा सॉल्व कर रहे हो क्या बेटा? इसी का आंसर आया, ओके ठीक है सॉल्व करो। इसी का आंसर आया cos इनवर्स म्यू एन अपॉन एफ। ओके चलिए। आया बेटा? चलो ठीक है, आ गया। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली ये जो आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन, हाँ बेटा, साइन इनवर्स एफ अपॉन एम जी, ठीक है ओके। हमें उससे जो एक क्वेश्चन किया गया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उससे एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम डिफाइन करते हैं। तो उस लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया जिससे कि मैं वो स्टेटमेंट आपको प्रूव करके दिखा पाऊँ। ठीक है, मैं इसका जो कंक्लूजन आएगा, ठीक है, हो सकता है आप लोगों का आंसर सही हो, ठीक, इसका जो कंक्लूजन आएगा बेटा वो ये आएगा कि भाई
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम फोर्स लगा करके उसको मूव कराना चाहते हो, मिनिमम फोर्स अप्लाई करके उसको मूव कराना चाहते हो, तो यू हैव टू अप्लाई दैट फोर्स एट एन एंगल इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अगर किसी प्लेन सरफेस पर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप कम से कम फोर्स अप्लाई करो, तो हॉरिजॉन्टल से उस फोर्स को कितने एंगल पर लगाना होगा, तो द आंसर इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंड हाउ आई एम गोइंग टू प्रूव इट। देखो बेटा कैसे, अब ये हो गया सारी इसका बीडी इसका हमने बना दिया और इधर पर आ गया इसका एक फ्रिक्शनल फोर्स F, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा फ्रॉम दिस फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि अब आप इतना पढ़ चुके तो आई कैन राइट डाउन डायरेक्टली नॉर्मल इज mg minus f sin थीटा, राइट। ये आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हुआ है वो कितना हो गया बेटा mg minus f sin थीटा। और अगर नॉर्मल इतना है तो दूसरा, if the block is just start to move means the applied force F cos theta must be equal to the limiting friction. So F cos theta must be equal to mu times of m, and put the value here. F cos theta is equals to mu times of mg minus f sin theta. And now make F as a क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। F को सब्जेक्ट बनाओ बेटा, F cos theta is equals to mu mg minus mu f sin theta। इसको इधर ले आइए तो F कॉमन हो जाएगा cos theta प्लस mu sin theta is equals to mu mg। और आपको पता चला कि भाई उसको मूव कराने के लिए जो मुझे फोर्स चाहिए वो होना चाहिए cos theta प्लस mu sin theta, ये होना चाहिए। उस ब्लॉक को मूव कराने के लिए बेटा, इस ब्लॉक को मूव कराने एक जनरल सिचुएशन थी, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स एट एन एंगल थीटा देन यू मस्ट हैव टू अप्लाई द फोर्स F is equals to mu mg upon cos theta plus mu sin theta। if you will apply that much amount of force then and only then this block will start to move। जब आप इतना फोर्स या इससे ज्यादा फोर्स लगाओगे तभी ये ब्लॉक मूव करेगा, ठीक। ये तो एक नॉर्मल सी सिचुएशन आ गई, लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आप इसको कितने एंगल पर लगाओ कि ये मिनिमम हो, ठीक। भाई देखो ऐसा तो है नहीं कि आपको एक पर्टिकुलर एंगल मिल जाएगा जहां पर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा के 100 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को पुल कर लोगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। 100 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को अगर आपको पुल करना है बेटा तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ मिनिमम फोर्स जो कि एंगल पर डिपेंड नहीं करेगा, भाई कितने भी एंगल पर लगा लो, ठीक। कम से कम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स तो आपको चाहिए उसको मूव कराने के लिए। तो चलिए हमने ये पता लगा दिया भाई कोई इतना फोर्स चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए इतना फोर्स हमें चाहिए होता है, लेकिन अब हमारे दिमाग में बात आ रही है कि भाई ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो क्यों ना ये पता किया जाए कि हम इसको कितने एंगल पर अप्लाई करें जिससे कि ये फोर्स हमें कम से कम लगाना पड़े, ठीक। तो अब अगर ऐसा करना है तो देयर आर टू मेथड। एक मेथड है बेटा जो कैलकुलस वाला मेथड है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द थीटा, इक्वेट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द वैल्यूज, बट दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक दूसरा तरीका हम यहाँ पर अपनाते हैं, क्या करते हैं बेटा, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो आपने पढ़ा हिट एंड ट्रायल नहीं बेटा, हिट एंड ट्रायल में तो काफी टाइम लग जाएगा, हिट एंड ट्रायल बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखो क्या करेंगे, देखो F इज इक्वल्स टू, अब आपने क्या पढ़ा बेटा, अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा, चलो मैंने यहाँ पर थीटा दिया था, मान लीजिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है तो म्यू इक्वल्स टू tan फाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बोलो बेटा म्यू इक्वल्स टू tan फाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो ना। तो अब मैं यही यहाँ पर लिखूंगा tan mg, अगर कुछ ना समझ में आए तो बोल देना, tan फाई mg cos थीटा प्लस tan फाई sin थीटा। नाउ write down tan phi as sin phi upon cos phi, so you will get sin phi mg upon, ये sin upon cos आएगा cos थीटा cos phi, और यहाँ sin थीटा sin phi, तो आप क्या लिखोगे cos थीटा minus phi का फॉर्मूला। सो दिस इज द फोर्स, मैंने इसको थोड़ा सा और आगे phi के टर्म में लिख लिया, ठीक है भाई। म्यू की जगह tan phi लिखा, अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में आपका फोर्स आ गया, तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में आपका ये फोर्स आ गया, द डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम फॉर F टू बी मिनिमम। बोलो अगर ये जो आपका अप्लाइड फोर्स ये मिनिमम होगा
तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है बेटा, ये मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। क्यों? तो अब अगर यहां पर आप देखते हो cos थीटा माइनस फाइव, ये क्या होना चाहिए बेटा? ये वन कब होगा, मतलब ये क्या होना चाहिए बेटा? वन, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन। अगर ऐसा हो गया तो थीटा माइनस फाइव क्या होना चाहिए बेटा? जीरो। और थीटा क्या होना चाहिए? फाइव के इक्वल। सो व्हाट यू गेट, क्या पता चला आपको? ये पता चला कि भाई अगर इस ब्लॉक को कम से कम फोर्स लगा करके पुल करना है, तो आपको जो फोर्स अप्लाई करना है वो किसके बराबर अप्लाई करना है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर अप्लाई करना है। दैट इज द इंपॉर्टेंस, दैट इज द मीनिंग ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसलिए आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो कि एक ब्लॉक, भाई फिजिक्स आपके काम को आसान करने के लिए बनी है, ठीक है, आप एक बड़ा सा ब्लॉक है, आप उसको पुल कर रहे हो, आपको नॉलेज है नहीं, आप लगे हो खींचने में, पड़े हो, बस बल लगा रहे हो, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। बुद्धि लगाओगे तो क्या पता चलेगा? यार मैं कम से कम फोर्स लगा सकता हूँ अगर मेरा फोर्स का एंगल जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रहे। तो अगर आपको पता होगा कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कुछ समथिंग 0.2 0.3 या कुछ भी हमें गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि मुझे अपने फोर्स को अगर इतने एंगल पर लगाएंगे, कितने एंगल पर, जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको पुल करने के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आई बेटा? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दैट्स व्हाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज होता है बेटा, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? बात समझ में आई? ओके, अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई एक मिनिमम फोर्स की भी वैल्यू होगी कुछ। ये नहीं कि मिनिमम फोर्स बोल दिया तो कोई फोर्स नहीं लगाओगे, बस एंगल दे दोगे तो चल पड़ेगा, नहीं, एक मिनिमम फोर्स भी होगा। सो व्हाट इज दैट मिनिमम फोर्स? अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, कि आप जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर तो फोर्स लगा दी, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? बस यहाँ पर क्या करोगे बेटा, थीटा की जगह 5 कर दो, यहाँ पर, यहाँ थीटा की जगह 5 पुट कर दोगे, तो दैट मिनिमम फोर्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू पुल द ऑब्जेक्ट इज थीटा की जगह 5 पुट कर दिया तो ये हो गया 1, और ये आ गया बेटा mg sin 5। तो कम से कम आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg sin 5 का फोर्स लगाना पड़ेगा एट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन द ब्लॉक विल बी मूव इजीली और आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सर थर्ड लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दोगे? बिल्कुल बेटा एक्सप्लेन कर दूंगा, सेकंड लास्ट स्टेप। ठीक है बेटा, ठीक, तो थर्ड लास्ट का मतलब ये चलो मैं यहां से एक्सप्लेन करता हूं। मैंने म्यू क्या लिखा बेटा? tan फाइ लिखा ना। चलो इसको मैं ओपन करके आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको जब मैं ओपन करूंगा ना, इस f को ओपन करूंगा, तो मैं लिखूंगा f इक्वल्स टू sin फाइ mg अपॉन cos फाइ। ठीक है बेटा, और होल अपॉन cos थीटा प्लस sin फाइ अपॉन cos फाइ इनटू sin थीटा। अब इसका कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको मिल जाएगा sin फाइ mg अपॉन cos फाइ। ठीक है बेटा, और नीचे मिल जाएगा आपको डिनोमिनेटर में, आपको क्या मिल जाएगा? cos फाइ cos थीटा प्लस sin फाइ sin थीटा, और होल अपॉन cos फाइ, तो cos फाइ से cos फाइ कैंसिल, और ये बच गया बेटा कितना? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है बेटा? cos a माइनस b होता है, तो उसको मैंने cos a माइनस b लिख दिया, cos फाइ कैंसिल। ठीक, आई बात समझ में? ओके, और उसके बाद क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम अगर मिनिमम करना था तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना था, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, cos थीटा माइनस 5 1 इक्वल कर दिया, तो पता चल गया थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5। दिस इज द मीनिंग, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। आई होप दैट आपको समझ आ गया। क्लियर है बेटा? ओके, इसी बात है, क्या आपको समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़े आप। एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक, तो कभी भी आप डिफाइन करोगे तो आप यही बताओगे कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक,
और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपने पढ़ा क्यों, जरूरत क्या है, तो आप बोलना हमने इसलिए पढ़ा जिससे कि अगर कभी मुझे मजदूरी करनी पड़े, किसी ब्लॉक को खींचना पड़े, तो मुझे पता रहे कि मैं इतने एंगल पर लगाऊंगा तो मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैकेनिकल इंजीनियर मजदूरी यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हटाते हैं। ओके, तो ये बात थी एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सिमिलरली एक और चीज आता है बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, अभी जैसे आप कुछ देर पहले मुझसे बोल रहे थे कि रिपोज जो होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं न्यूमेरिकली, ठीक है ना, बट प्रैक्टिकली बोथ आर। सर फिर हमें एम यू कौन बताएगा, एम यू क्या बोलते हो बेटा इसको, मोमेंटम, एक बार मुंह से बोल दो एम यू का मतलब क्या है। अच्छा म्यू, म्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। सर फिर हमें म्यू कौन बताएगा, म्यू कौन बताएगा बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू बताएगा और एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू बताएगा, क्योंकि दोनों न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है सर, प्लीज प्लीज एक्सप्लेन एफ मिनिमम इज इक्वल टू एम जी sin थीटा इक्वल डिस्कनेक्टेड। ओके, हाँ, जो आपको टोटल फोर्स मिला था बेटा, वो मिला था एम जी साइन फाइव अपॉन cos थीटा माइनस फाइव थीटा में। ये था मिनिमम फोर्स बेटा, मतलब ये वो फोर्स था जो लगाना था आपको ब्लॉक को पुल करने के लिए। थीटा एंगल पर आपने फोर्स लगाया था ना, तो ये फोर्स था एंगल ऑफ फ्रिक्शन के टर्म में। आपसे बोला गया कि ये फोर्स मिनिमम कब होगा, तो आपने इसको 1 के इक्वल लिखा, तो थीटा माइनस फाइव कितना आ गया 0, और थीटा कितना आ गया बेटा 5 के इक्वल। मतलब ये समझ में आ गया कि आपको फोर्स लगाना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर के एंगल पर, जिससे कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कम फोर्स कितना होगा बेटा, जब ये 1 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो बचा कैसे mg sin 5, तो बचा mg sin 5। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो mg, अब ये sin 5 है tan के टर्म में, tan के टर्म में भी इसको लिया कर, म्यू के टर्म में भी आप इसको नोट कर सकते हो बेटा, बीच का हमारा था mg, म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ऐसे कुछ बना था ना, हाँ ऐसे, तो आप उसको उसके टर्म में लिख सकते हो बेटा, म्यू के टर्म में भी। ठीक है, वो मैथमेटिक्स हो जाएगा, आप इसको इसके टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एम जी साइन फाइव आया था बेटा, इस वजह से क्योंकि इसका डिनोमिनेटर मैक्सिमम था 1 के इक्वल। बोलो समझ आ गया, समझ आ गया बेटा। यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर ये जो म्यू की वैल्यू है ये कौन बताएगा, म्यू की वैल्यू कौन बताएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताएगा कि एंगल ऑफ रिपोज बताएगा। तो बेटा न्यूमेरिकली दोनों इक्वल है, तो चाहे आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन से ले लो, चाहे आप एंगल ऑफ रिपोज से निकाल लो, म्यू की वैल्यू तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन दोनों की फीलिंग अलग अलग है। ठीक है, दोनों की फीलिंग अलग अलग है। एक प्लेन सरफेस पर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना हुआ तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा दिमाग में, लेकिन जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना हुआ तब एंगल ऑफ रिपोज की बात आएगी। अब इसको मैं पहले एग्जांपल दूंगा फिर समझाऊंगा, पहले मैं एग्जांपल दूंगा और आपको उसका जवाब देना है, और फिर मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज समझाऊंगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है कुछ इस तरह से, क्योंकि आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ है तो दैट विल बी इजी फॉर मी। ये 30 डिग्री पर एक ऑब्जेक्ट है रखा हुआ है कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है, और इसको एक स्प्रिंग की हेल्प से यहाँ पर ऐसे बांध, ठीक, टाई कर दिया इसे। अब बेटा यहाँ पर क्या है कि हमारे जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक हमारा मान लीजिए है 1 kg का, ये 1 kg का ब्लॉक हो, ठीक। अब ये 1 kg का ब्लॉक यहाँ पर रखा गया है, और म्यू एस की वैल्यू आपको यहाँ पर एक दे दिया जाए, हाँ ठीक है बिल्कुल, यहाँ पर आपको म्यू एस की वैल्यू दे दी गई बेटा कितना 3/4। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक, एक ब्लॉक है, एक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है जिसका एंगल है 30 डिग्री, एक ब्लॉक है 1 kg का, उसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से, स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रिंग है, उसकी हेल्प से टाइप कर दिया है, बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू 3/4 है, एंड यू हैव टू टेल मी, आपको ये बताना है बेटा कि कितना टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा। चलो बेटा जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे कितना टेंशन आएगा।
आया बेटा, किसी का आंसर आया? जीरो। ओके, एक आंसर आया बेटा जीरो। आई गॉट डिसकनेक्टेड। ओके बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक इंक्लाइन प्लेन था 30 डिग्री पर था और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा था 1 kg का, इसको एक स्प्रिंग से टाई अप किया गया था। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था 3/4 था और आपसे पूछा गया व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, G/4 बेटा, G क्यों? अच्छा, M की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो एक आंसर आ गया बेटा G/4। एक आंसर आया 0, एक आंसर आया G/4। क्वेश्चन यही था कि इस ब्लॉक को 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पर रखकर एक रस्सी से बांध दिया गया है, म्यू की वैल्यू 3/4 है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा? जीरो। ओके, दो आंसर जीरो आ गए, दो आंसर G/4 भी आ गए। ठीक, और -G/4 दैट इज जीरो, -G/4 दैट इज जीरो मींस, अच्छा -G/4 है दैट इज जीरो, ठीक है। ओके ओके, तो आप इसलिए मुझे बता रहे हो क्योंकि टेंशन निगेटिव नहीं होता है और आपका आंसर -G/4 आ रहा है, इसलिए आप उसको जीरो बोल रहे हो, राइट? कैलकुलेशन में आपका जो टेंशन की वैल्यू आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन, इट इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट इज इक्वल 25 - 15√3/4। ओके, चलिए, अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा बेटा। पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है? क्योंकि वो कंसेप्ट आपने आपने बस एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन पढ़ी और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की भी डेफिनेशन ही सिर्फ पढ़ी थी, आपको पता नहीं था इसका मतलब क्या होता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या होता है, बेटा उसको फील करना बहुत जरूरी है, ठीक है? बाकी न्यूमेरिकली इक्वल है तो है, उससे क्या कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर पहले मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसकी बात करते हैं, ठीक है? एंगल ऑफ रिपोज का दूसरा नाम होता है एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो जरा ध्यान से समझना बेटा, मान लीजिए कोई एक इंक्लाइन प्लेन है मेरे पास और इस इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक को मैंने रख दिया, ये एंगल इसका थीटा है, इस ब्लॉक का मास है बेटा mg, ठीक? तो ये mg यहाँ पर अगर लगा तो इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर आ जाएगा mg cos थीटा और एक इधर आ जाएगा बेटा mg sin थीटा, ठीक है? mg cos थीटा और mg sin थीटा, दो कंपोनेंट आ गए। अब यहाँ पर ये जो mg sin थीटा है, ये क्या कर रहा है, ये इस ब्लॉक को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर एक फ्रिक्शन आ गई, ठीक? अब ये फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, राइट? आप सबने पढ़ा है कि भाई इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, ठीक है? एक लिमिटिंग वैल्यू होता है। तो अगर mg sin थीटा इस लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा। और अगर mg sin थीटा की वैल्यू f लिमिटिंग से ज्यादा हो गई तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। यही है ना बात? यही बात आपको समझ में आ रही है ना कि भाई ये ब्लॉक हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, इसका वेट mg है, mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा है जो इस ब्लॉक को उस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करवाना चाहता है, बट ये इस ब्लॉक को यहाँ पर स्लाइड करवाना चाहता है, बट mg sin थीटा अपने काम में सक्सेसफुल केवल तब होगा जब इसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, है ना? तो अगर ऐसा है तो अब मैंने क्या किया, मान लो कि ये हमारा कोई एक लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, वुड का प्लेटफॉर्म था, आप इसको यहाँ पर पकड़ कर खड़े हो, अब आप इसको यू रेस करना शुरू करो ऐसे। जब आप इस प्लेटफॉर्म को रेस करना शुरू करोगे थीटा इंक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक? थीटा इंक्रीज करना शुरू करेगा, साइन थीटा बढ़ना शुरू करेगा और जब साइन थीटा बढ़ना शुरू करेगा तो mg sin थीटा भी बढ़ना शुरू कर देगा, क्योंकि बेटा साइन थीटा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
थीटा 0 तो साइन थीटा 0 और थीटा 90 तो साइन थीटा 1। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो आप इसको क्या करोगे बेटा, फुल मतलब उठाना शुरू करोगे तो थीटा बढ़ना शुरू करेगा, mg sin थीटा बढ़ना शुरू करेगा। तो there exists an angle of the inclination, there exists an angle of inclination for which the mg sin theta becomes equal to the limiting friction। ब्लॉक वही है बेटा, ब्लॉक वही है, मास वही है, ठीक है, लेकिन जब आपने थीटा को बढ़ाना शुरू कर दिया तो एक ऐसा थीटा आपको मिलेगा, एक ऐसा थीटा आपको मिलेगा जिस पर mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? समझ आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। और अब अगर आप थीटा को उससे हल्का सा भी बढ़ाओगे mg sin थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा और ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा, तो वो एंगल, ठीक, रिपीट, ओके, mg sin थीटा और यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन f लिमिटिंग आ सकता है। जब तक आपका mg sin थीटा f लिमिटिंग से कम होगा ब्लॉक वहीं रेस्ट पर रहेगा। हमने खींचने की कंडीशन क्या बताई थी? जब तक आपका अप्लाइड फोर्स, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा तब तक ब्लॉक चलेगा नहीं, और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? अप्लाइड फोर्स के बराबर। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई। अगर ये mg sin थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, उसी ब्लॉक को उसी इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, अब इस इंक्लाइन प्लेन को हमने क्या किया, अप करना शुरू किया, तो ये एंगल बढ़ना शुरू हो गया, और जब ये एंगल बढ़ना शुरू हो गया तो mg sin थीटा भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, थीटा इंक्रीज करने पर सर नॉर्मल डिक्रीज, हाँ बिल्कुल नॉर्मल की कहानी अलग है, नॉर्मल डिक्रीज कर रहा है वो अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है, नॉर्मल डिक्रीज करेगा, बट नॉर्मल विल बी ऑलवेज इक्वल टू द mg cos थीटा। ठीक, mg cos थीटा डिक्रीज करेगा, ठीक है, mg cos थीटा मतलब जो कंपोनेंट इसका इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है वो कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, बिल्कुल डिक्रीज करेगा। अगर आप इसको बिल्कुल वर्टिकल कर दोगे तो mg cos थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि mg से प्लेन के अलाउंग आ जाएगा, तो खैर वो तो एक अलग बात है। इधर वाली बात सुनो, mg sin थीटा वाली, ठीक है, तो mg sin थीटा बढ़ना शुरू होगा जब ये थीटा बढ़ना शुरू होगा, और जब ये थीटा बढ़ना शुरू होगा, mg sin थीटा बढ़ना शुरू करेगा, तो there exists an angle of inclination for which mg sin थीटा becomes equal to the limiting friction। एक ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए mg sin थीटा क्या होगा बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा, और फिर उससे ज्यादा एंगल करके आपने तो स्लाइड डाउन कर जाएगा। सो दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग। किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक को किसी इंक्लाइन प्लेन के कितने एंगल पर रखा जाए जिससे वो स्लाइड कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ आएगी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का और एंगल ऑफ रिपोज का डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब ये थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज का बोला जाएगा इफ at angle theta the block is just to move, then that angle is known as angle of repose। अब उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, मतलब अगर कभी आप पूछा जाए व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज, तो आप ये बोलोगे कि द मैक्सिमम मिनिमम द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर व्हिच द ब्लॉक पुटिंग ऑन दैट इंक्लाइंड प्लेन जस्ट स्टार्ट टू मूव। वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसके लिए ब्लॉक जस्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा, वही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा? एंगल ऑफ रिपोज होगा। एंड नाउ इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, यू विल से सर अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बेटा म्यू n, ये mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा, और n क्या है बेटा? n है mg cos थीटा, है ना, n क्या है? mg cos थीटा, तो mg sin थीटा mg कैंसिल हो जाएगा, और आपको mg कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा mu tan थीटा। मतलब क्या बेटा? tan phi tan थीटा। So numerically the angle of friction is equal to the angle of repose, but angle of friction वो बात वही है बेटा। देखो अगर फीलिंग लोगे ज्यादा डीप में जा करके तो पूरी फीलिंग वही आएगी कि
भाई वो भी तो वही था, एक मिनिमम फोर्स के साथ उसको पुल करने के लिए जितने एंगल पर हमें फोर्स लगाना होता था वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, वही यहाँ पर भी आ रहा है। एक मिनिमम फोर्स से हमें उस ब्लॉक को स्लाइड डाउन करवाना है, तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, तो एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है न्यूमेरिकल। बट फीलिंग समझ में आ गई, एंगल ऑफ रिपोज की कहानी समझ में आ गई। यस सर। अब देखो अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज पता है बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ये रहा mg, ठीक, ये रहा mg cos 30, ठीक, और cos 30 हो गया, और इधर पर आया mg sin 30। अब ये mg sin 30 की वजह से ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन और इस स्प्रिंग में आएगा टेंशन। अब जरा देखो यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 3/4 into mg cos 30, ठीक बेटा, mg cos 30, तो 3/4 into 10 into √3/2, तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 330 30 √3 मतलब 70 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, 30 और 1 नहीं, इसको हम लिखेंगे 3 into 17.32 upon 8, तो समथिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन की कुछ एक वैल्यू आएगी। अब जरा यहाँ पर आप देखिए mg sin 30 कितना है, जो पुलिंग फोर्स है यहाँ पर वो कितना है, तो पुलिंग फोर्स है mg sin 30, mg sin 30 का मतलब हुआ बेटा कि 10 into 1/2 मतलब कितना, 5 न्यूटन। जो ब्लॉक को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स कितना है बेटा, 5 न्यूटन, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है बेसिकली इट विल बी ग्रेटर देन 2, है ना, ग्रेटर देन 6 न्यूटन आ रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ग्रेटर देन 6 न्यूटन है, और जो फोर्स उसको नीचे पुल कर रहा है बेटा वो 5 न्यूटन है, तो क्या ये ब्लॉक में कोई टेंशन आएगा, आएगा नहीं, मूव भी नहीं करेगा ना, फ्रिक्शन उसको रोक कर रखा है, टेंशन जीरो हो गया। सर स्टूडेंट मैग्नीट्यूड बी ग्रेटर देन एफ इफ द ब्लॉक हैज टू मूव, बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट मूव करने वाला है, तो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा तो तब वो मूव कर गया, तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तब वो स्टैटिक तुरंत काइनेटिक फ्रिक्शन में बदल जाता है, तो वो कहानी ही अलग हो जाती है ना, ठीक। तो आइए देखो अब इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बस ये पता लगाना था कि ये mg sin 30 इसको पुल कर रहा है, तो mg sin 30 की वैल्यू 5 न्यूटन है और लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा की आ रहा है ग्रेटर देन 6 न्यूटन, तो इस ब्लॉक ने तो फ्रिक्शन को ही बैलेंस नहीं किया, टेंशन कहां से आ जाएगा, राइट। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगता है तब इसमें टेंशन आता, तो आई बात समझ में, द आंसर इज 0, बात समझ में आई बेटा, यस सर। Yes, sir. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, और इसके पहले मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया, ठीक। देखो क्वेश्चन को हमें एकदम छोटा होकर के नहीं सोचना है कि बस हमारा आंसर आ जाए किसी तरीके से, नहीं, आपको उसके अंदर यूज हुए हर टर्म का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये भी नहीं बात अगर आपको समझ में आ गई, नोट कर लिया है, तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, उसमें भी देखता हूं आप कितना आंसर करते हैं। मैं सिर्फ आपके सोच को डेवलप कर रहा हूं बेटा कि इस तरह से भी क्वेश्चन को सोचा जाएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन में ये बातें भी आएंगी, ठीक। ये नोट कर लिया हमने, अगला क्वेश्चन दिया आपको, ये डायग्राम तो बनाई आपके पास, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बेटा, ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको 37 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा गया है 10 किलो का, जी की वैल्यू आपको 10 ही लेकर के चलना है बेटा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर बोला गया कि ये जो मीन एस है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ये 0.2 है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से सुनना और आंसर करने की कोशिश करना, ये सब काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए चीजें, आप प्रैक्टिकली इन चीजों को हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने चारों तरफ, ठीक है। ये अब यहाँ पर क्या है, आपको ये बताना है कि फाइंड आउट द फोर्स F
required to prevent the block to slide. स्लाइड करने से बचना है, ब्लॉक को स्लाइड नहीं करना है। तो स्लाइड नहीं करना है तो कितना फोर्स आप लगाओगे इस ब्लॉक के ऊपर जिससे कि वो स्लाइड ना करे। ठीक है, मतलब आपको एक फोर्स लगाना है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक, तो कितना फोर्स आपको यहाँ पर लगाना है जिससे कि ब्लॉक हमारा स्लाइड ना करे। मैं आपको इसमें ऑप्शन दूंगा बेटा और आपको उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन में आपके पास है 30 न्यूटन, 35 न्यूटन, 50 न्यूटन और एक और ऑप्शन ले लीजिए आपको 78 न्यूटन। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये 10 किलो का ब्लॉक था, 37 डिग्री के इंक्लिनेशन पर रखा हुआ था, -0.2 था। तो इस ब्लॉक को उस इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करने से बचाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आपको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अप्लाई करना होगा। आया बेटा किसी का आंसर? E 30 मीटर। ओके, ओके, ओके। सी 50 न्यूटन। ठीक, एनीबॉडी एल्स? और किसी का आंसर है? चलिए मैं बताता हूँ, लग रहा है आज काफी लोगों को नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? चलिए देखिए क्या होगा बेटा। ये है, इसका वेट यहाँ पर लगेगा 10 g, यहाँ पर आएगा 10 g cos 37 और 10 g sin 37। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुलिंग फोर्स है जो इसको स्लाइड डाउन कराने की कोशिश कर रहा है वो कितना है बेटा? वो है mg sin 37। आप लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 3/5, तो सॉरी 60 न्यूटन। ठीक, जो mg sin 37 की वैल्यू आ रही है बेटा वो कितना आ रहा है? 60 न्यूटन आ रहा है। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो कितना आएगा, तो आप लिखोगे म्यू इंटू एन, तो 0.2 इंटू एन कितना आएगा? 10 इंटू 10 इंटू 4/5 और 37 4/5, तो ये कितना आएगा बेटा? 60 न्यूटन।
अब लिमिटिंग फ्रिक्शन केवल 16 न्यूटन आ रहा है और जो फोर्स इसको मूव कराने की कोशिश कर रहा है वो है 60 न्यूटन। तो ये बात तो समझ में आ गई कि अकेला फ्रिक्शन इसको मूव करने से रोक नहीं पाएगा, अकेला फ्रिक्शन इसको मूव करने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें एक फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लगाना पड़ेगा। ठीक, यहां पर हमें जो है बेटा एक और फोर्स लगाना पड़ेगा F। ठीक, अब यहां पर दो केसेस अराइज होते हैं, दो केसेस अराइज होते हैं बेटा। कौन से दो केसेस अराइज होते हैं? एक तो केस ये अराइज होता है कि अगर इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे स्लाइड करनी है, ठीक, केस वन, if block has tendency to slide down। ठीक, अगर ब्लॉक नीचे को स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर आएगा? ऊपर को, और आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। तब आपको लिखना पड़ेगा कि F प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू mg sin 37। तो भाई ये कितना हो गया? F प्लस स्मॉल f कितना बेटा? 60 इज इक्वल टू mg sin 37 कितना? 6। तो 60 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? 44 न्यूटन। ठीक, तो मिनिमम आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? डी और कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है बेटा, ठीक है। तो F इक्वल टू आया कितना? 44 न्यूटन। अब दूसरा केस बनाते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर से नीचे किसी भी डायरेक्शन में स्लाइड कर सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है, मासेस पर। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं इफ ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड अप, अगर ऊपर की तरफ स्लाइड करने की टेंडेंसी है तब बेटा क्या होगा? तब फ्रिक्शन नीचे आएगा। देन यू विल से 10 sin mg sin 37 mg sin 37 and plus frictional force which is 16 is equals to applied force। तो आप लिखोगे 60 plus 60 F जो कि आएगा 76 न्यूटन। तो अब देखो यहां पर क्या है, मैंने, अच्छा, अब आपको एक बात ये नहीं समझ में आ रही होगी कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि ब्लॉक के पास टेंडेंसी नीचे को मूव करने की है, ब्लॉक के पास टेंडेंसी ऊपर को मूव करने की है, ब्लॉक के नीचे ही स्लाइड कर रहा था, उसको रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगाना था। अरे बिल्कुल हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना था, लेकिन पता चला कोई हट्टा कट्टा आदमी यहाँ बैठ गया, लगा दिया 80 न्यूटन ऊपर की तरफ, क्या होगा? ब्लॉक ऊपर भग जाएगा ना। जबकि आपको ब्लॉक को स्लाइड नहीं करने देना है, आपको ब्लॉक को स्लाइड नहीं करवाना है, ब्लॉक को स्लाइड होने से रोकना है। और अगर ब्लॉक को स्लाइड होने से रोकना है बेटा, देयर इज समथिंग, एक सेकंड सर, हाउ विल द ब्लॉक मूव अपवर्ड? बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैं आपसे कर रहा था, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया क्या? तो बेटा स्क्रीन में शायद सही हो गया, ठीक। हाँ, मैं वही चीज आपको समझा रहा था बेटा कि देखो, जब आप इस ब्लॉक को, अब जैसे आपने ब्लॉक को रखा, मैं ये चीज पहले समझा दूं कि मैंने ये दो केस डिस्कस क्यों किए, ठीक है ना, तब जाकर के आपको इसका करेक्ट आंसर मिलेगा जो कि सी है। करेक्ट आंसर है बेटा सी। अब देखो क्या है, जैसे मान लो ये ब्लॉक आपने यहाँ पर रखा था, ये अपने वेट की वजह से नीचे स्लाइड कर रहा था, आपने पकड़ा, इसको पकड़ के ऊपर खींचना शुरू कर दिया, आपने पकड़ा और पकड़ के ऊपर खींचना शुरू कर दिया, ठीक। अब कोई आदमी उसको नहीं समझ आ रहा है मुझे स्लाइड करने से रोकना है, उसने लगा दिया फोर्स ज्यादा, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ भग जाएगा। मतलब there exists an external force which will allow to the upward movement of the block। बोलो बेटा, अगर आप पकड़ के इसको इंक्लाइन प्लेन के लंब खींचोगे तो एक ऐसा आप फोर्स लगा सकते हो जिसकी वजह से ऊपर बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो बेटा। जैसे पहला केस था, पहले केस में मैंने बोला कि ब्लॉक हैज टेंडेंसी टू स्लाइड डाउन, तो आपने कहा कि सर हाँ 44 न्यूटन का फोर्स लगा दो, 44 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दो, 16 न्यूटन इसका फ्रिक्शन हो गया, दोनों मिलकर इसके वेट को बैलेंस कर देंगे तो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन क्या पता हमने 44 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगा दिया, तब मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तब क्या होगा? तब ये ब्लॉक ऊपर को मूव करने की कोशिश करने लगेगा ना। लेकिन जब ये ब्लॉक ऊपर को मूव करने की कोशिश करने लगेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन ही बदल जाएगा, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा तो अब ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ आ गया,
अब जब ये पीछे की तरफ आ गया तो आप कहोगे नहीं और फोर्स लगाओ और फोर्स लगाओ, पता चला आपने कितना लगा दिया 76 से ज्यादा 80 न्यूटन लगा दिया, आप 80 न्यूटन लगाओगे ब्लॉक ऊपर चल देगा। तो देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है बेटा कि देयर इज द पॉसिबिलिटी, टू पॉसिबिलिटी, ब्लॉक कैन स्लाइड डाउन, ब्लॉक कैन स्लाइड अप, डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये स्लाइड ना करे, ना तो नीचे ना तो ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो ना तो नीचे ना तो ऊपर। तो मिनिमम कितना लगाना है 44 न्यूटन जिससे कि नीचे ना जाए, और मैक्सिमम कितना लगाना है 76 न्यूटन, नहीं तो ऊपर चला जाएगा। तो जो फोर्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना है बेटा, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 44 न्यूटन एंड लेस देन आर इक्वल टू 76 न्यूटन। अगर इनके बीच का कोई भी फोर्स आप लगाओगे ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ना तो नीचे ना तो ऊपर। बोलो समझ आया कि नहीं? बोलो बेटा समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो 44 न्यूटन से 76 न्यूटन के बीच का कोई भी ऑप्शन हो सकता है, करेक्ट आंसर इज 50 न्यूटन। और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है, एग्जाम में आते हैं। जब आप इसको सोचोगे तो सोच करके पूरा एक ब्रॉड वे में जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको लेकर के चलोगे, तब आपको चीजें समझ में आएंगी बेटा कहाँ ऐसा ऐसा होता है। कोई कंफ्यूजन बेटा, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है क्या बेटा? अच्छा रिपीट कर दो। ओके, रिपीट करने में देखो बेटा क्या था कि जब आप किसी ब्लॉक को पुल करना शुरू करो ना ऊपर की तरफ, तो दो पॉसिबिलिटी आती है। एक तो ब्लॉक नीचे को स्लाइड कर रहा था, आपने उसको रोक लिया, ऊपर की तरफ फोर्स लगा दिया। दूसरा आपने थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा दिया, और ज्यादा फोर्स लगा दिया तो ब्लॉक की टेंडेंसी बदल गई। पहले ब्लॉक का मूड था नीचे जाने को, लेकिन आपने इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि उसका मूड हो गया चलो हम ऊपर चलते हैं। तो दोनों केसेस हो सकते हैं, ये ब्लॉक नीचे को भी स्लाइड कर सकता है, ये ब्लॉक ऊपर को भी स्लाइड कर सकता है, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं आप, ठीक है ना। और आप जो है फोर्स कितना भी लगा सकते हैं, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो जब दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है तो हमने दोनों का केस निकाला। अगर ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा तब आपको कितना मिनिमम कितना फोर्स लगाना है, आपको पता चला 44 न्यूटन लगाना है। अगर आप 44 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे ये ब्लॉक जो है बेटा नीचे को स्लाइड नहीं करेगा। और फिर बात ये समझ में आई कि यार अब ये मान लो इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगी स्लाइड करने की, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। जो फ्रिक्शन पहले ऊपर लग रहा था वो फ्रिक्शन अब नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना फोर्स लगाओ जिससे ये जो है ऊपर की तरफ स्लाइड ना करे। तो आप क्या करोगे बेटा 10g sin 37 में इसके फ्रिक्शन को ऐड कर दोगे, टोटल कितना हो जाएगा 76। तो मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा 76। तो जो फोर्स आपको अप्लाई करना है बेटा, जो फोर्स आपको अप्लाई करना है बेटा वो कितना है 44 से लेकर के 76 के बीच में कुछ भी हो सकता है। हाँ जैसे अभी एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आया सर, जब 44 अप्लाई कर दिया तब स्लाइड क्यों करेगा? बेटा स्लाइड नहीं करेगा, टेंडेंसी है, स्लाइड तो पहले भी नहीं कर रहा था। अगर मैं 44 की जगह 45 लगाऊं तो स्लाइड करेगा क्या? 50 लगाऊं तो स्लाइड करेगा क्या? 60 लगाऊं तो स्लाइड करेगा क्या? 75 लगाऊं तो स्लाइड करेगा क्या? सो देयर कैन बी मेनी आंसर्स ना। तो आपको एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 44 से 76 के बीच में कोई भी फोर्स लगा दो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। 44 से कम लगाया तो नीचे चला जाएगा, 76 से ज्यादा लगाया तो ऊपर चला जाएगा, और 44 से 76 के बीच में लगाया तो कहीं नहीं जाएगा, रुका रहेगा। तो 44 से 76 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दिया जा सकता है बेटा। दिस इज कॉल्ड द फिजिक्स एप्टीट्यूड। ये फिजिक्स के एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा, जो कि आपको जब आप हर एंगल से क्वेश्चन को सोचते हैं, और ये आपको सीखना है समझना है। कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे वर्क और एनर्जी में भी इन्हीं सब चीजों की बातें होंगी, तो ऐसे एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको ये सोचना है कि और जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सबके बारे में वहां पर सोचते हुए चलना है, ठीक। सो अब मुझे 44 से 76 के बीच में केवल एक वैल्यू दिया था, इसलिए वो आंसर है बेटा, दैट इज 50 न्यूटन। First I gave right but then wrong. Yes, I know that. तो खैर जो मैं समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया कि नहीं? आगे बेटा समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो अब एक और लेक्चर इसका होगा, मैं आपको समझाऊंगा मोशन ऑफ द कनेक्टेड बॉडीज, बस वही बचा हुआ है। एंड उसके बाद फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फिर सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आज की क्लास हो गया आपको